हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारा जो ये है जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे, ये एग्जाम से पहले अंतिम तैयारी साइंस क्रैश कोर्स का पार्ट 2 है, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का पार्ट 1 को कंप्लीट किया था और इसमें से टोटल जो है 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो 20 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं आज जो है हम लोग। तो ये रहा नंबर 20। अभी तो जो है अपने पास दो बैच कंटिन्यू चल रहे हैं, दो सीरीज अपने पास कंटिन्यू चल रहे हैं। एक तो एग्जाम से पहले अंतिम तैयारी जो क्रैश कोर्स है सब्जेक्टिव प्रश्न वाला, इसमें आप लोगों का ओनली क्या चल रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसमें आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से पहले सेशन में 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 से आगे देखने वाले हैं और एक और चल रहा है अपना सीरीज अंतिम साइंस अंतिम प्रहार के नाम से, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि एग्जाम जो होना है, एक होना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम और एक होना है आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स है उसमें। तो इसमें जो है आप लोगों का जो है कितना मार्क्स करके पूछा जाएगा, तो इसमें से आप लोगों को पूछा जाएगा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होना है और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होना है। तो दो टर्म में एग्जाम जो होगा, एक टर्म में आपका ऑब्जेक्टिव होगा 40 एमसीक्यू 40 नंबर, और इसमें 40 क्वेश्चन नहीं 40 नंबर के दूसरे सेशन भी होंगे। उसमें कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव, कुछ 5 नंबर वाले, तो वो सारे मिक्स रहेंगे। तो इसमें 5 नंबर वाला आपके जितने भी 5 मार्क्स के प्रश्न हैं एंड 2 और 3 मार्क्स के प्रश्न हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को आप इस कंटिन्यू इस सीरीज को आप लेते रहिए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर तो हो चुका था अपना, बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार क्यों किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है उसमें पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग या व्यवहार क्यों किया जाता है। तो आंसर देखिएगा, अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को तथा उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को अपने फोकस पर संतृप्त करता है। मतलब यहां पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण क्या करता है, तो जो प्रकाश जो उसकी किरण होती है, उस किरण के साथ में आने वाली ऊष्मीय विकिरण, बस ये याद रखना है आपको। अवतल दर्पण क्या करता है, तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की समानांतर किरणें होती है और उसी के साथ में उस किरणों के साथ में जो ऊष्मीय विकिरण आती है, वो उसको क्या करती है, अपने फोकस पर जो है संतृप्त कर लेती है, फोकसित कर लेती है। और जब ये फोकसित कर लेता है तो वो क्या होता है, सोलर कुकर में जो भी होता है ना, सोलर कुकर वगैरह, उसमें क्या होता है, खाना वगैरह जो भी होता है जल्दी उसमें जल्दी पक जाता है। इसीलिए उसमें जो है इस चीज का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के, अर्थात इसको साइड मिरर बोला जाता है अंग्रेजी में। पश्च दृश्य मतलब वाहन जो होती है उसके हम लोग साइड में, साइड जो पीछे देखने के लिए लगा होती है, साइड मिरर के रूप में हम लोग जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम क्यों करते हैं उसको, उपयोग के रूप में वीर्यता क्यों देते हैं। तो देखिएगा आंसर देखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
सबसे पहला पॉइंट, हम कई बार ये चीज को रिपीट कर चुके हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, मतलब ज्यादा होता है। आप समझ पाते हैं, जब गाड़ी के साइड में पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जब मिरर लगाया जाता है, लगा होता है, उसमें देखिए बड़ी बड़ी ट्रैकें जो होती है वो दिख जाती है वो छोटे से शीशे में, तो इसीलिए उसका जो है दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, मतलब ज्यादा होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ पाए, मतलब सीधा सीधा आपको लिख देना है कि उत्तल दर्पण सबसे पहले सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही साथ इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। और देखिए इसी वजह से दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, इसीलिए पीछे की बहुत बड़ी क्षेत्र को देखने के लिए जो है उसको सुविधा होती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को हम लोग किस रूप में, साइड मिरर के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अगर मान लीजिए ये उल्टा प्रतिबिंब बना देता, ये कैसा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बना देता, तो साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण को लगाते ही नहीं। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर नहीं भैया उल्टा फोटो बना देता, अवतल दर्पण लगा होता तो उल्टा फोटो बनता, तो हम देख पाते ट्रक दिखता ऐसे पलट ले तो गड़बड़ हो जाता, ठीक ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है नंबर 23, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। अभी हम लोग प्रकाश का परावर्तन वाला अब ऊपर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से, ये सपोज कोई एक माध्यम है, ऊपर में कोई एक माध्यम है, ऊपर में हवा का माध्यम है, नीचे हो गया कांच का माध्यम। जब एक माध्यम से प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तनांक नहीं सॉरी अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। सीधा आप लोगों को याद रखना है, छोटा छोटा डिफिनेशन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश की जो किरणें होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है, उसकी दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रहेगा आप लोगों को, याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है बच्चों, दो नियम होता है। देखिएगा 24 नंबर में वही लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन का, अपवर्तन के कितने नियम, मतलब नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखने बोला है, मतलब इसका दो नियम होता है। अब दो नियम क्या क्या होता है देखिएगा, इसका सबसे पहले दो नियम होता है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और अपरिवर्तित किरण। पहले हम लोग जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण थी, लेकिन इसमें कौन कौन सा किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सेम वही है, बशर्ते यहां पे एक नया आता है अपवर्तित किरण। क्यों, क्योंकि यहां अपवर्तन की क्रिया होती है और वहां पे हम जो पढ़े थे वहां परावर्तन की क्रिया हो रही थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका पहला नियम। सेकंड नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। देखिए
जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, और आपतन कोण को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर दिए तो आई हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपतन कोण कीजिया तथा अपवर्तन कोण कीजिया, तो यहां अपवर्तन कोण को हमने माना आर और इसकी जिया मतलब साइन, तो साइन आर का जो है अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात स्थिर होता है, मतलब ये एक कांस्टेंट होता है, यह एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है इसका मान, और इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कोई कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, आपसे यदि कोई आपसे यदि कोई पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है कि स्नेल के नियम अर्थात इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात स्थिर होता है। अर्थात ये वाला आप लोग उसका मैथमेटिकल में यूज कर लीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्नेल का नियम। होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछेगा तो ये वाला पूरा इसका सेकंड नियम छाप देना है। अगर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछेगा तो ये दोनों नियम आप लोगों को छाप देना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर में लिखा हुआ है कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m बराबर जो फॉर्मूला होता है यहां पे दिया गया है प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे बिंब की ऊंचाई, मतलब h बटे h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, या नहीं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं h डैश बटे h। ठीक है, या इसका एक फॉर्मूला आप एक और याद रखिएगा -v/u होता है। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला। तो देखिएगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो आपको सीधा अगर फॉर्मूला याद है तो इसको रटने की जरूरी ही नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई आप बट्टे बिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। खत्म कहानी, फॉर्मूला ये हो गया आपका। उसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें। एक फॉर्मूला अलग से आप इसको याद रखिएगा कि m बराबर -v/u होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपने पास अपवर्तनांक किससे कहते हैं, या अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। अपवर्तनांक अब क्या होता है, तो देखिए अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला आप याद रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब अगर हमें किसी चीज का अपवर्तनांक निकालने बोला जाएगा तो जैसे हमको बोला जाए कांच का अपवर्तनांक निकाल कर बताइए, कांच का अपवर्तनांक निकालने बोलिए। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक। हमको किसका निकालने बोला है बच्चों, कांच का अपवर्तनांक निकालने बोला है। तो कांच का अपवर्तनांक हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। और बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। ये हो गया आपका किसका, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब हमको निकालने किसका बोला है, कांच का। तो कांच में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है शायद 2500 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,25,000, तो इतना मीटर पर सेकंड ऐसे कुछ होता है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आइए डेफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा, देखिए
इसका डिफिनेशन क्या बोला है, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। मतलब सीधा आपको अगर फॉर्मूला याद रख लेते हैं ना, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप इसी को बोल करके आप उसको अनुपात में बोल दीजिए ना। कैसे बोलिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। खत्म कहानी। तो इस प्रकार से हम डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। अब देखिए ये 27 नंबर जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, कई बार रिपीट ये प्रश्न जो है हो चुके हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है उसके बारे में देखिए, लिखा हुआ है हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 है, 2.42 है। किसका अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया कि गुरुजी हीरे का जो अपवर्तनांक होती है 2.42 होती है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए ये जो है लिखा हुआ ना, इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का जो वेग है तथा हीरे में प्रकाश के वेग का जो अनुपात है वो 2.42 है। देखिए कितना कितना इजी है। अभी आप अपवर्तनांक के बारे में यहां पे पढ़े, देखिएगा हम सब दोनों को चीजें रिलेट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप जो अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां पूछा है हीरा का अपवर्तनांक कितना है, इतना है। मतलब अगर हम हीरा का अपवर्तनांक निकालेंगे, हीरा का अपवर्तनांक, तो ये कितना निकला है 2.42 निकला है। अब हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक पूछा तो निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक का अनुपात, अपवर्तनांक मतलब अनुपात, तो अनुपात कितना हो गया 2.42 है। तो इस कथन, इसका अर्थ यह है कि वायु में जो प्रकाश का वेग है तथा हीरे में प्रकाश का जो वेग है, दोनों का अनुपात ही तो निकला है, वह है ये वाला, दोनों को अनुपात ही निकाले हैं तब तो ये निकला है। तो अनुपात जो है 2.42 होता है। होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो ये पूरा कंप्लीट है क्या, अपवर्तनांक। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। देखिएगा अगला जो है अपने पास आता है सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए 28 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। लिखा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जो है जल में क्या होती है, तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताएं क्यों। देखिए आप लोगों को हम थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं। यहां क्वेश्चन देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इसका आंसर बना नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि वायु में, कहां पे, वायु में, और वायु से प्रकाश चलकर किस में एंट्री किया, जल में करता है सर जी। तो जल में जब करता है तो वायु में प्रकाश का जो वेग होता है अधिक होता है। और ये जो है, और वायु आपका इसकी अपेक्षा में कौन सा माध्यम हो गया गुरुजी, विरल माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। और जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो वायु की अपेक्षा कम होती है, और कम वाले माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम बालक, सघन माध्यम कहते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन बोलने का अर्थ यह है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जो है जल में तिरछी प्रवेश करती है, मतलब विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है।
तो आप लोग बताइए कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, दूर अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी अभिलंब की ओर झुकेगी। आपको पता है अभिलंब की ओर झुकती है। अब रीजन आता है गुरुजी क्यों? ये तो समझ में आ गया ना कि अभिलंब की ओर झुकेगा क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हटेगी इस कंडीशन में। लेकिन यहां सवाल में क्या हो रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकेगी। अब क्यों? क्योंकि वायु विरल माध्यम है तथा जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जो चीजें हम बताए वही चीज यहां पे लिखा हुआ है और वही चीज आप लोगों को भी लिखना है एग्जाम में, तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है देखिएगा, काफी बेहतरीन और शानदार सवाल। लेंस किसे कहते हैं? लेंस जो है, लेंस से आप जो है क्या समझते हैं? लेंस से क्या समझते हैं? देखिए, दो सतहों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो लेंस कहलाता है। मतलब उसका एक सतह वक्रित होना चाहिए जिसकी वजह से, जैसे हम लोग लेंस बनाते हैं इस प्रकार से, तो इसका एक सतह वक्रित होना चाहिए तब जाकर के वो लेंस कहलाएगा। ठीक है, अगला आता है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से कई बार एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में जो है अंतर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो आइए आज अभी जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर हम काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, उत्तल लेंस एक तरफ लिखा है उत्तल लेंस, दूसरे तरफ लिखा है अपने पास अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस में पहला पॉइंट देखिए, यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। अब देखिए ये कैसा होता है? बीच में मोटा, ऐसे ऐसे, मतलब बीच में होता है मोटा। मतलब यहां देखिए बीच में जितना स्पेस है, क्या यहां भी उतना स्पेस है? यहां भी इतना स्पेस है? यहां कम स्पेस है, यहां कम स्पेस है, लेकिन बीच में स्पेस इसका ज्यादा है। तो वही बोला है बीच में मोटा तथा किनारे में क्या होता है? पतला होता है, और इसी को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सेकेंड नंबर देखिए, इसमें किनारे, इसमें किरणें संतरित होती है, किरणें इसमें एब्जॉर्ब करती है, संतरित होती है। इसका पहला पॉइंट में क्या लिखा है? यह बीच में पतला तथा किनारे में मोटा होता है। देखिए इसका फोटो तो कैसे बनेगा? तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए, सॉरी, इसको जो है, अरे आजा 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 आजा, हाँ आ गया। तो ये बनता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो समझिए, यहां देखिए बीच में कितना कम स्पेस है, लेकिन यहां देखिए कितना स्पेस है, यहां देखिए कितना स्पेस है। तो बीच में इसका होता है पतला, तो बीच में क्या होता है? पतला होता है, तथा किनारे में क्या होता है? मोटा होता है। तो आपको इस प्रकार से डिफरेंस दोनों में कंपेयर कर करके याद रखना है। आप कभी नहीं भूलिएगा, इस तरह कंपेयर करके याद रखिएगा। तो इसमें किरणें क्या होती है? संतरित होती है, इसमें किरणें क्या होती है? अपसरित होती है।
अपसरित और अभिसारी किरण पुंज जैसे कुछ पढ़े है ना, तो वही होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए नंबर सी, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में जो है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस की बात करें तो इसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है या उल्टा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है या उल्टा होता है, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। होप आप ये अंतर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज की सेशन का ये अंतिम सवाल है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु, जिसको हम लोग फोकस बिंदु बोलते हैं, फोकस पर मिलती है। यहां पे फोकस पर मिलती है, लेकिन अवतल लेंस में, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की जो किरणें होती है किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी एक बिंदु से फैलते हुए, मतलब इस प्रकार से एक बिंदु से फैलते हुए नजर आता है, इस प्रकार से फैलते हुए दिखाई देता है। किसमें, ये अवतल लेंस में। और अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो हर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस दोनों प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी उल्टा भी। उसका कुछ कंडीशंस है, आप लोग को याद रखने हैं। होप ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट कल जो है आएगा, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि और भी बच्चे को इसका लाभ मिल सके। हमें मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।